हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम हिंदी की क्लासेस जो कि 25 नंबर का पेपर है लेखपाल में, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फ्रेंड्स, आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी क्रिया और काल से संबंधित हैं। कुछ क्वेश्चन उसमें वाच्य के भी आएंगे और अव्यय के भी आ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं सिर्फ काल और क्रिया से संबंधित प्रश्न ही करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्रियाएं होती ही क्या हैं। तो जिन शब्द या शब्द समूह से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि रामू दूध पी रहा है, मीरा स्वेटर बुन रही है। तो इसमें जैसे पीना, बुनना, चलना, दौड़ना, खड़ा होना, रोना, हंसना, गाना, नाचना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब क्या है, एक तरह की क्रियाएं हैं, क्योंकि ये कार्य को दिखा रही हैं कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, किसी कार्य को होने का क्या कर रही हैं, बोध करा रही हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो क्रिया के मेनली दो टाइप होते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में जानना है तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगी। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ थोड़ा सा ही इंट्रोडक्शन जानेंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग क्वेश्चन के साथ जानेंगे। तो वैसे तो क्रिया के मेनली जो हम लोग देखते हैं दो टाइप ही देखने को मिलते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जिसमें कर्म का होता है, जिसमें कर्म का बोध होता है, जिसमें कर्म होता है प्रेजेंट, उस क्रिया को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिसमें कर्म एब्सेंट होता है, कर्म इन द सेंस ऑब्जेक्ट एब्सेंट होता है, उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, वैसे हिंदी में सकर्मक इज़ फॉर ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड अकर्मक इज़ फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी हम उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, मतलब कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें अकर्मक क्रिया है। तो सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, इसमें हमको ये देखना है कि किस सेंटेंस में कर्म नहीं है, कर्म एब्सेंट है, ऑब्जेक्ट एब्सेंट है। ठीक है, इसकी भी मैं अभी आप लोगों को ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम लोग इसको देखते हैं। तो पहले हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि उस सेंटेंस में क्या या किसको करके क्वेश्चन करिए आप अपने आप से। ठीक है, जैसे कि रामू खाना खा रहा है, ठीक है, आपने क्वेश्चन किया रामू क्या खा रहा है। तो अगर आपको वो आंसर मिल रहा है, इट मीन कि ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ऑब्जेक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर नहीं मिल रहा कोई ऑप्शन तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ पर एब्सेंट है, और फिर वो क्या हो जाएगा, सेंटेंस अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। तो जैसे रामू क्या खा रहा है, रामू खाना खा रहा है, मतलब कि प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट। चालक क्या चलाता है, गाड़ी चलाता है, मतलब ऑब्जेक्ट है। माँ क्या बुनती है, स्वेटर बुनती है। श्याम हंसता है, क्या सेंटेंस में, राम क्या हंसता है, कोई सेंटेंस भी नहीं बन रहा है, उसका आंसर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काल से संबंधित है, तो काल को थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न होने के समय का पता चलता है। ठीक है, कि किस समय कोई कार्य हुआ है तो उसे हम लोग काल कहते हैं, जैसे कि इंग्लिश में टेंस बोला जाता है। ठीक है, और तीन तरह के काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो हो चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, और भविष्य काल जो होने वाला है, आगे का समय। ठीक है, और इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि अब जैसे इस एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, टाइप के भी टाइप दिए हैं, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान और संदिग्ध भूत। तो हमको इसको भी जानना पड़ेगा। अपूर्ण वर्तमान क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान मतलब होता है कि अभी जो काम अभी हो रहा है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है ना। कि जैसे जो फॉर एग्जांपल बच्चा रो रहा है, मतलब कंटिन्यूएशन का काम, इंग्लिश में बोलते हैं ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो उसी को हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। मतलब बच्चा रो रहा है, बच्चे के रोने का काम तो हो रहा है लेकिन वो अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। फिर आता है सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान सीधा सा यही कि कोई क्या काम करता है, जैसे जैसे माली पौधों को रखवाली करता है, और टीचर पढ़ाती हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या है, ये सामान्य वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है कि कार्य के होने में संदेह का बोध होता है। जैसे अब बच्चा रोता होगा, नहीं, एक हम लोग गेस करते हैं कि श्याम इस पत्र पर लिखता होगा, है ना, तो ये चीज़ है।
उसके बाद फिर क्या है कि संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत काल क्या होता है, ये भूत वाला भूत नहीं है, आप लोग परेशान ना होइएगा। संदिग्ध भूत क्या होता है कि जहाँ पर भूत काल में कोई क्रिया हो रही होती है और उसका संदेह हो रहा होता है। जैसे बच्चा आया होगा, हमको पता नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप मान लीजिए बाहर गए हुए हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है वो एग्ज़ाम देने गया हुआ है, ठीक है, आप घर पे बैठे हुए हैं, तो आप गैस कर रहे हो, मतलब टाइम उसका हो चुका ओवर एग्ज़ाम का। जैसे मान लीजिए 9 से 12 के बीच में उसका एग्ज़ाम था, अब टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो आप अब अपने घर में किसी से कह रहे हो कि उसका एग्ज़ाम हो चुका होगा, है ना, कि या फिर उसका पेपर ख़त्म हो चुका होगा, अब वह घर आ रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो वो संदिग्ध भूत है, मतलब पास्ट में वो काम हो चुका है, टाइम उसका ओवर हो चुका है, बट अभी उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हम लोग एक तरह का गेस कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं संदिग्ध भूत। ठीक है, तो क्वेश्चन में अब हम लोग आते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान। जैसे कि अभी बताया ना कि क्रिया अभी हो रही है, बच्चा रो रहा है ना, क्रिया अभी कंटिन्यूएशन में चल रही है, तो अपूर्ण वर्तमान। चलिए नेक्स्ट, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। फिर से तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर हम लोग को क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, अकर्मक है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। श्याम क्या सोता है, कोई आंसर नहीं मिल रहा है, तो ऑब्जेक्ट एब्सेंट है, इसलिए मतलब अकर्मक क्रिया हो गई इसकी। ठीक है, नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया का वाक्य। अब सकर्मक क्रिया है तो उसका मतलब हम लोग को यहाँ पर कर्म को ढूंढना है, फिर वही चीज़, तो हम लोग फिर से यहाँ पर वही स्टार्ट करेंगे। मंदाकिनी सोती है, क्या सोती है, अकर्मक क्रिया है। बालिका निबंध लिख रही है बालिका क्या लिख रही है, निबंध लिख रही है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या में उड़ते हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा। बालक खिलौना पाकर हंसता है, बालक क्या पाकर हंसता है, खिलौना पाकर हंसता है। अब देखिए यहाँ ए और सी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, किसी भी कीमत पे ए और सी नहीं होंगे। ऑप्शन कन्फ्यूज़न हो सकती है ऑप्शन नंबर बी और डी में। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूँ, ये दोनों एग्जाम्पल यूपीएसआई के पेपर में भी आया था, जो कि मैंने अटैम्प्ट किया था, मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यूपी के सारे क्वेश्चन कितने रिपीट होते हैं यूपी के ही एग्जाम्स में, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, और इससे पहले ये कहा आया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बालिका निबंध लिख रही है, यहाँ पर तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जा रहा है ना कि बालिका क्या लिख रही है, बालिका निबंध लिख रही है। दूसरा क्या है, खिलौना, बालक खिलौना पाकर हंसता है ना, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब अगर उसको खिलौना ना मिलता तो वो ना हंसता, है ना। तो यहाँ पर दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है, इसलिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ऑप्शन तो चारों सही होते हैं, लेकिन उसमें से हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होता है ना, जो मतलब हर कंडीशन से सही होता है, हमको वो चूज़ करना होता है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो आंसर नंबर बी जो है वो सबसे अच्छा है। फिर देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। अब देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा और हम लोग क्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने सकर्मक अकर्मक देखे थे। अब देखिए पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्णकालिक क्रिया वो होती है जिसमें कि क्रिया पूरी हो चुकी होती है, ठीक है, उसका कार्य पूर्ण हो चुका होता है, उसका काल समान। या फिर इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस क्रिया से कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो रही होती है उसे भी कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ, तो पूर्णकालिक क्रिया वह होती है जिसमें क्रिया जो होती है वो पूर्ण हो चुकी होती है, मतलब कि एक क्रिया पूर्ण हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरी क्रिया हो रही होती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, मतलब एक सोने का काम तो पूरा हो चुका है और उसी के साथ साथ हम दूसरा क्रिया क्या देख रहे हैं, उठने का भी देख रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, और फिर संयुक्त क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक क्रियाएँ जो होती हैं वो साथ साथ हो रही होती हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, कविता महाभारत पढ़ने लगी, है ना, तो दोनों काम हो रहा है, इसलिए इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जहाँ पर ये भी कह सकते हैं जहाँ पर हम सहायक क्रिया का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी संयुक्त क्रिया होती है। अपूर्ण क्रिया जहाँ पर क्रिया पूरी नहीं मानी गई, जैसे कि बच्चा बीमार है, अब यहाँ पर क्रिया का कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब एक पर्टिकुलर क्या काम हो रहा है ना, तो इस तरह की क्रिया को मतलब बच्चा बीमार है, ठीक है, शीला बेईमान है, या वह ईमानदार है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इनमें अपूर्ण क्रिया होती है, क्योंकि कार्य क्या हो रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है, वो चीज़ नहीं क्लियर हो रही है, तो ऐसे क्रिया को हम लोग अपूर्ण क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जहाँ पर कर्ता खुद काम को नहीं करता है, सब्जेक्ट खुद काम को ना करके किसी अन्य से करवा रहा होता है, तो ऐसे
क्रिया को हम लोग प्रेरणार्थक कहते हैं। तो आप लोग सेंटेंस को पढ़ के आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर राम लक्ष्मण से पत्र लिखवा रहा है, खुद नहीं लिख रहा है, तो इसलिए आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया है? फिर से वही हम लोग को ढूंढना है कि किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। शिशु सो रहा है, छात्र पढ़ रहा है, बालक खेल रहा है, छात्रा लिख रही है। ठीक है, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की नीड भी नहीं है, है ना। ऑब्जेक्ट की नीड हो और ऑब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर भी अकर्मक क्रिया होती है। बालक खेल रहा है, इसमें भी कोई नीड नहीं है, सॉरी, इसमें बालक खेल रहा है, इसमें नीड है, कर्म की नीड है। छात्र पढ़ रहा है, इसमें भी कुछ नीड है ऑब्जेक्ट की। छात्रा लिख रही है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की नीड है। इसका मतलब इन सब में ऑब्जेक्ट क्या है? हाइड है, हिडन है ना। लेकिन फर्स्ट वाला जो है, शिशु सो रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, मतलब कर्म है ही नहीं, हिडन भी नहीं है और डायरेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अकर्मक क्रिया का उदाहरण। नेक्स्ट है, वे अविकारी शब्द 2 या 2 से शब्द वाक्य खंड को जोड़ते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आ गई है इसकी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? पहली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, है ना। एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में होता है, जैसे बताया ना मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल कि मैं अभी सोकर उठा हूँ, एक काम हुआ और जस्ट तुरंत दूसरा काम स्टार्ट हो गया, दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, इसमें संबंध बोधक शब्द कौन सा है? इसमें संबंध बोधक मतलब कि 2 शब्दों या 2 सेंटेंस के बीच में जो एक कनेक्शन, एक रिलेशन बताते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तो जैसे उनके और तुम्हारे बीच में कौन सा ऐसा शब्द है जो तुम्हारे और उनके बीच में संबंध दिखा रहा है? तो वो बिना है, इसलिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। राम खाता होगा, राम खाता होगा, ये किस तरह का उदाहरण है ना। राम खाता होगा, ये किस तरह का उदाहरण है? तो देखो, सामान्य भविष्य तो नहीं होगा। सामान्य भविष्य क्या होता है? वह जाएगा, वह खाएगा, है ना, इस तरह का। संदिग्ध भूत क्या होता है? संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि भूत, अभी बताया था मैंने आप लोगों को कि इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें संदिग्ध भूतकाल का, तो क्या होगा कि कमल गया होगा, है ना, कमल गया होगा, मतलब कि भूतकाल का भी सेंस आ रहा है और एक मतलब संदिग्धता भी दिख रही है। संदिग्ध भविष्य भी नहीं होगा, इसलिए आंसर नंबर ए करेक्ट होगा। संदिग्ध वर्तमान, क्योंकि ये खाता जो है वो प्रेजेंट को दिखा रहा है और होगा जो है वो संदिग्धता को, इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, मैं निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण? अब यहाँ पर वाचक के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ये देखिए सारे क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक का उदाहरण है? अब इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वाच्य के बारे में जानना चाहिए, तो हम लोग भाववाच्य को ही समझेंगे कि भाववाच्य क्या है। तो क्रिया का वह रूप भाववाच्य होता है जिससे वाक्य में भाव दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें भाव की प्रधानता होती है। जैसे अब एग्जाम्पल पे आते हैं हम लोग, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कोई भाव नहीं दिख रहा है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये तो पैसिव वॉइस हो गया, कह सकते हैं ना, कर्मवाच्य। आम खाया जाता है, इसमें भी कोई भाव नहीं दिखा, धूप में चला नहीं जाता है, इससे एक भाव पता चल रहा है कि हाँ हमें बहुत परेशानी होती है, इससे एक कह सकते हैं एक भावना प्रकट हो रही है कि बहुत थकान होती है, बहुत धूप लगती है ना, इसलिए आंसर नंबर डी इज करेक्ट, भाववाच्य। भाव को हम देखते हैं इस वाले सेंटेंसेस में। राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, ये किस वाच्य में आता है? तो देखो, कर्तवाच्य तब होता जब ये होता कि राम पत्र लिखता है, मतलब सारा जो फोकस होता है वो सिर्फ कर्ता पे होता, सब्जेक्ट पे होता। लेकिन राम से पत्र लिखे गए मतलब राम के द्वारा पत्र लिखे गए ना, तो यहाँ पर जो फोकस पॉइंट आ रहा है वो पत्र आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब एक्टिव वॉइस होता है, मतलब डायरेक्ट वाला, राम पत्र लिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्तवाच्य में आते हैं। जो पैसिव हो जाती है चीज़ें कि राम से पत्र लिखे गए या पत्र राम के द्वारा लिखे गए, है ना, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये कर्मवाच्य में आते हैं, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान हो जाता है ये। नेक्स्ट, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, इसमें रेखांकित प्रयोग में से किस चीज़ का उदाहरण है? सखियों सहित, ये जो सखियों सहित है इसका हम लोग को देखना है कि ये क्या है। समुच्चय बोधक अवयव नहीं है, क्रिया विशेषण भी नहीं है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा है, विस्मय आदि बोधक भी नहीं है। ठीक है, तो ये संबंध बोधक एक संबंध दिखा रहा है किसके बीच में? सीता और पुष्प वाटिका के बीच में एक संबंध, रिलेशन दिखा रहा है, इसलिए ये हो जाएगा संबंध बोधक। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है? अथवा
अथवा जो है वो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, इसलिए यह एक तरह का समुच्चय बोधक अव्यय है। और अव्यय है तो इसलिए संधि नहीं है, अन्वय नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्रिया के जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूतकालिक रूप में आता है वो, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो ये हो गया आप लोगों के 16 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति में क्या प्रयोग हुआ है? कर्मवाचक, कर्तवाचक, गलत वाक्य या भाव? ये तो आंसर नंबर सी तो बिल्कुल ही गलत है। भाववाच्य, इसमें भाव के बारे में नहीं बताया जा रहा है। कर्तवाच्य मतलब डायरेक्ट तो सब्जेक्ट के ऊपर नहीं फोकस किया गया ना, प्रधानता किसको दी गई है? मरम वचन, वचन को दी गई है। वचन क्या है? कर्म है, इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहुंचा ही होगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने बताया कि पहुंचा ये किसको दिखा रहा है? वह पहुंचा पास्ट को दिखा रहा है, और ही होगा मतलब कि ये क्या एक तरह से दिखा रहा है? संदिग्धता दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आसन्न भूत, है ना। आंसर नंबर डी इज करेक्ट, भूतकाल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? फिर से वही चीज़, सकर्मक क्रिया मतलब कि जो जिसमें कर्म इंपॉर्टेंट होता है, कर्म की नीड होती है, रिक्वायर्ड होता है। जैसे दौड़ना, वह दौड़ा, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रूठना, पीना, पीना भाई कोई चीज़ होगी, कोई कर्म होगा तभी तो पियेंगे हम, कुछ ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पियेंगे। रूठना, इसमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, मुस्कुराने में भी नहीं है, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट, सकर्मक है। नेक्स्ट है, कौन अविकारी होता है? अविकारी क्या होते हैं? अविकारी शब्द वो होते हैं जिन पे संज्ञा के लिंग वचन आदि का जो चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, ठीक है। क्रिया भी अव्यय का ही उदाहरण है। नहीं, क्रिया पे तो फर्क पड़ता है लिंग और वचन का, लेकिन जैसे हो गया कंजक्शन हो गया, जैसे कि समुच्चय बोधक हो गया, है ना। अगर हम लोग बोले राम, सीता और गीता मंदिर गए, तो यहाँ पर और शब्द से कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। अगर हम लोग बोलते राम मोहन और सोहन मंदिर गए, तो भी और का वैसे ही यूज़ हो रहा है। अगर हम लोग बोलते गीता सीता और मीता मंदिर गए, तो भी और का यूज़ वैसे ही किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए ऐसे शब्दों को हम अविकारी कहते हैं जिन पे लिंग वचन का चेंज करने पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह थोड़ा बीमार है, थोड़ा क्या है इसमें? थोड़ा क्या है इसके बारे में बहुत डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने। ये परिमाण को दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो आंसर नंबर इज करेक्ट। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये भी डेफिनेशन से है, तो इसको हम लोग कहते हैं साधित सकर्मक धातु, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैंने एक पेड़ काट लिया। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की हमें नहीं लगता कोई ज़रूरत है, क्योंकि ये सीधा सीधा दिख रहा है भविष्य काल, आप लोग गेस कर सकते हैं। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। गागी गे लास्ट में आता है। किसमें प्रेरणार्थक क्रिया है? अभी मैंने आप लोगों को बताया, खुद काम ना करके दूसरे से करवाना, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ठीक है। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ओ सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, किसी से भी गलती हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन है कि किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है, ठीक है। पिता उसे पढ़ाते हैं, इसमें भी है। राम नहीं पढ़ता है, ये डायरेक्ट उसके बारे में बताया जा रहा है ना, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। इसमें प्रेरणा नहीं दी जा रही, मतलब किसी कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अधोलिखित में से कौन सा युग्म में विशेषण नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर भी आप लोग गेस कर सकते हैं, और जिनको थोड़ा सा मतलब विशेषण के बारे में जानना है, जो भी चीज़ें अगर पढ़नी है, तो हमारी प्रीवियस वीडियो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने विशेषण के बारे में डिटेल से बताया और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो विशेषण क्या नहीं, इसमें राम और लक्ष्मण क्या है? नाउन है, संज्ञा है, नाम है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया को जो अर्थ को स्पष्ट करती है, ऐसी क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फिर से वही, अकर्मक है मतलब कि कर्म एब्सेंट है। पानी बरस रहा है, श्याम निबंध लिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो भी ऑब्जेक्ट है उनको अंडरलाइन कर देती हूँ, खुद ही पता चल जाएगा कि किसमें क्या कर्म है। गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, मोहन को रुला रहा है, तो ये सारे कर्म वाले हैं। आंसर नंबर ए में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था में कौन सा भूतकाल है? सामान्य भूत नहीं है, आसन्न भूत भी नहीं है। आसन्न भूत क्या होता है कि किसी काम के होने का समय बहुत निकट आ जाए, जैसे वह आया है, वह गया है ना, इस तरह के आसन्न भूत कहते हैं, मतलब जस्ट अभी अभी काम वो हुआ है। पूर्ण भूत क्या होता है कि काम हो चुका है। संदिग्ध वाले को मैंने बता दिया कि संदिग्ध में संदिग्धता रहती है,
भूतकाल में तो क्रिया हुई होती है, लेकिन उसमें भी एक संदिग्धता रहती है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी, क्योंकि काम हो चुका है, खाना खा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट भी कहते हैं। तो आई होप जो इंग्लिश सेशन आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वह खाना खा रहा था, हमें खा रहा कौन सा काल है? खा रहा था मतलब कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्टिन्यूअस वाला है ना, तो ये अपूर्ण भूत हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी, किस प्रकार का है? सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक है? अरे भाई आप लोग देखिए ना, इसमें कर्म का कोई रोल नहीं है, यहाँ एब्सेंट है कर्म, इसलिए अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा? अब पढ़कर क्या होगा में कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है ना, क्योंकि पढ़कर क्या होगा, एक पढ़ना एक अलग क्रिया हो गई, और होने वाली जो होना जो क्रिया है वो दोनों ही आपस में यूज हो रही है, इसलिए पूर्वकालिक है। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा संदिग्ध भूत, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, कौन सी परिमाण को शो कर रहा है? इतना, है ना, सर्वदा टाइम को शो करेगा, सर्वत्र प्लेस को शो करेगा, और गलत जो है वो रीति ढंग को शो करेगा, तो इतना जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना, हथियाना कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक नहीं है भाई, किसी को प्रेरणा थोड़ी दे रहा है, संयुक्त भी नहीं है, नाम धातु की नहीं, अनुकरणात्मक है ना, किसी को अनुकरण करके हम हथियाते हैं चीज़ों को, मतलब कि किसी और से चीज़ों को लेना, इस तरह से। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन के क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन यूपीपीएससी में आए हुए हैं, मुझे बार बार कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग प्लीज़ खुद देख लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं यूपी के कई एग्जाम्स में। राम सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है? इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई कर्म नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट है प्रेरणार्थक, उठना डायरेक्ट है, चमकना डायरेक्ट है, देना डायरेक्ट है, गिराना, है ना, गिराना मतलब खुद ना करके किसी और से गिरवाना, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। सकर्मक क्रिया, फिर वही चीज़ है, रिपीटेड क्वेश्चन फिर से देख लीजिए आप लोग, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, सेंटेंस भी देंगे और आप लोगों को शब्द भी दे के पूछ लेंगे कि इसमें से सकर्मक क्रिया क्या है, तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं, जो भी क्रियाएं लिखी है इनके पीछे आप कर्म ऐड करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक है क्या कर्मक है, कि रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। अगर कोई क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के भी चल जा रहा है उससे सेंटेंस, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे चलना, चलने में कौन सा ऑब्जेक्ट चाहिए भाई हमको? ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? ठीक है, या फिर सोना, मैं सोता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है? नहीं है। लिखना, अब लिखने के लिए तो कुछ चाहिए ना ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं पत्र लिखता हूँ, मैं किताब लिखता हूँ, मैं पन्ना लिखता हूँ, है ना, मैं पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगेगा, वो हिडन रहेगा अगर हम लोग लिखेंगे तो, इसलिए सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? आंसर नंबर डी हो जाएगी, क्योंकि कर्म की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। सड़कें चौड़ी बनाई गई में चौड़ी क्या है? सड़कें चौड़ी बनाई गई में चौड़ी क्या है? पूरक शब्द है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रियाएं हैं? प्रेरणार्थक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यूपीपीएससी के आए हुए, जिनको आप लोगों ने देखा भी। इनको एक बार आप लोग इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की है इन क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हाँ फ्रेंड्स, मैंने बहुत पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा सकूँ क्वेश्चन के माध्यम से, और क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की है। जैसे भी आप लोगों को वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और कुछ भी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है क्योंकि काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया मैंने वीडियो में, तो इसलिए अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी शॉर्ट हो, और चैप्टर वाइज हम बाद में स्टार्ट करेंगे अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।